Hello, I'm Vandana Gupta and I'm back again to represent Saptarishi Astrology in discussion with an eminent scholar of astrology who needs no introduction. In fact, his name alone is his introduction. He's Dr. Suresh Chandra Mishra, one of the scions of astrology who's known not only in India but worldwide for his eminent contribution to astrology over many, many decades. But of course, that's a brief highlight that I've given of the personality we are going to have a discussion with today. But we'd like to ask him to tell us about his journey into astrology, and of course, he has generations behind him. So we know that astrology is in his DNA. लेकिन हम सुरेश चंद्र मिश्रा जी से स्वयं उन्हीं से सुनना चाहेंगे कि उनको ज्योतिष में आने का उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, किस तरह से आए, और अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा बताइए कि ज्योतिष के साथ उनका क्या संबंध रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे खून में ज्योतिष है, ये कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन पिछले जितनी 6-7 पीढ़ियों को मैं अपने परिवार की जानता हूँ, उन सबका ज्योतिष के प्रति कुछ न कुछ योगदान रहा है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित विद्याधर मिश्र अपने घर में ही विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को रख करके ज्योतिष पढ़ाया करते थे और अपना गुरुकुल चलाते थे। उन्हीं की ह्यूज लाइब्रेरी मुझे बचपन में ही घर में मिली और उसको देखकर पढ़ कर के ही मेरा ज्योतिष के प्रति आकर्षण हुआ और मेरी पिछली कई पीढ़ियाँ ज्योतिष में से संबंध रही। इसीलिए मुझे भी जो है ज्योतिष के प्रति लगाव हो गया। सर, आपने कितनी उम्र से सीखना शुरू करा था? सीखने की बात जहाँ तक है तो मैं शुरू से ही उन पुस्तकों को टटोलता रहता था और सबसे पहले मेरी दादी ने मुझे कहा कि ये बहुत सारी पुस्तकें, ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट घर में रखी हुई हैं, इनका क्या करें। तो मैंने उनको अरेंज करके ठीक से प्रॉपर तरीके से रखा था। तकरीबन 100 के करीब हमारे घर में हस्तलिखित पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। उनको अरेंज करते वक्त मैंने देखा कि मैं बहुत सारी चीज़ ज्योतिष से संबंधित थी, कुछ चीज़ें ज्योतिष से के अलाइड फील्ड से संबंधित थी। तो उन सबको मैंने अरेंज किया। तो उस समय कहा कि ये तुम्हारे परदादा जी की लाइब्रेरी है, इसको देखो। तो उसको मैंने देखा तो मेरा किताबों की तरफ आकर्षण शुरू से ही था, क्योंकि मैं 5 साल की उम्र से ही संस्कृत के श्लोक और स्तोत्र वगैरह बोलने लगा था, पढ़ने लगा था। तो घर में काफ़ी सारी पूजा पाठ होती रहती थी। मेरी कई पीढ़ियाँ ज्योतिष से संबंधित रही हैं और वो पूजा पाठ से संबंधित रही है। ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए पुराने ज़माने की कहावत थी कि मछली के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखाता, इसलिए संस्कृत बोलना आ गया था और उस समय शुद्ध उच्चारण करता था। इस बात की प्रशंसा मेरे दूसरे लोग भी किया करते थे उस जमाने में, जो मेरे पिताजी की हम उम्र हुआ करते थे कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छी संस्कृत बोलता है, अच्छा उच्चारण है। तो फिर मैंने उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया और 10वीं क्लास तक आते आते जितनी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी उन सब में मैं उन पुस्तकों को रीअरेंज करके, उनको पढ़ के, उन पर कोई भी चीज़ कहीं से भी निकाल करके मैं पढ़ना शुरू कर देता था। मेरी इंक्लिनेशन हुई, कई बार मैंने उसको अपने आप एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश की कि जैसे एक बार मुझे नष्ट जातक की एक किताब मिली, फिर मुझे एक बहुत बड़ी किताब अपने घर में मिली, रणवीर ज्योतिष महानिबंध। तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि रणवीर ज्योतिष महानिबंध कश्मीर के महाराजा रणवीर जी ने लिखवाई थी अपने दरबार के पंडितों से, और उसके बाद हिंदुस्तान भर में उन्होंने स्वयं उस पुस्तक को मुफ्त में उन अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के घर भेजा था जो उनकी लिस्ट पर थे। तो मेरे घर में इस बात का होना, तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक महाराजा कश्मीर ने भिजवाई थी, हमारे दादी ने बताया। तो उसको मैंने पढ़ा तो उसमें नष्ट जातक वाला चैप्टर था, हालांकि वो संस्कृत में लिखी हुई थी और उस जमाने की हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं होती थी आज के ज़माने के हिसाब से। तो संस्कृत को देख करके मैं नष्ट जातक पद्धति यानी लॉस्ट हॉरोस्कोपी किस तरीके से निकाली जाए उसको जब देखने की कोशिश की, तो उसमें जो सूत्र बताए गए थे, उसमें जो फार्मूले बताए गए थे, वो मेरे हाथ के लिखे हुए आज भी उसके बैक पेजेस पर मिल जाएंगे। मेरे घर में जो रणवीर ज्योतिष निबंध की कॉपी है, तो उसमें मैं देख करके करता रहा कितनी करेक्टनेस इसमें है। क्या मैं अपनी जन्म पत्री जो मुझे मालूम है, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई है, मेरे कुल गुरु ने बताई है, क्या मैं उससे निकाल सकता हूँ? तो उससे काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें निकलती थी। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला गया। फिर हमारे पिताजी ने देखा, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये जब आपने ये पुस्तक पाई थी और आपने उस पर रिसर्च करना, पुस्तकें तो बहुत थी, ये जो आप स्पेसिफिक बोल रहे हैं उसको रिसर्च नहीं कहते,
उसको मैंने पढ़ करके अट्रैक्ट हुआ था बिल्कुल बच्चे की तरह कि कोई नई चीज़ है, कोई अनोखी अच्छा। चीज़ है, कोई अमेजिंग चीज़ है कि अरे कमाल है कि जिसकी जन्मपत्री नहीं मालूम हो, जिसका टाइम ऑफ बर्थ मालूम नहीं हो, उसकी भी जन्मपत्री ज्योतिष के थ्रू जानी जा सकती है। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें कुछ ऐसे संविधानात्मक बातें बताई गई हैं, उसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू एक्सपेरिमेंट कर किया। दिया। तो उस समय उम्र क्या थी सर आपकी? मुश्किल से 6 साल। 6 साल? जी 6 साल की उम्र में जी हाँ। आपने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू समस्या किया? तो ये है ना कि मैं बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने अपना फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन 19 साल की उम्र में किया था। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन जी। आपने। फॉर्मल एजुकेशन आपकी किस में रही है, किन सब्जेक्ट्स में रही है? फॉर्मल एजुकेशन तो इसी तरीके से हुई, पहले 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद फिर ग्रेजुएशन की, फिर संस्कृत स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया। अच्छा तो वहाँ पर मैंने शास्त्रीय आचार्य किया। अच्छा। शास्त्रीय आचार्य के बाद फिर मैंने एमए किया, साथ में दूसरी एजुकेशन भी साथ में जो मॉडर्न एजुकेशन है बीए एमए वो भी करता था। बीए मैंने नहीं किया, उसके बाद मैंने कई सब्जेक्ट्स में एमए किया, अच्छा। फिर आचार्य किया, फिर ज्योतिष आचार्य भी किया, लिटरेचर में भी आचार्य किया, फिर पीएचडी की। पीएचडी आपने किस में की? किस सब्जेक्ट में की? संस्कृत के सब्जेक्ट, संस्कृत में सारे के सारे, और संस्कृत वाली मीडियम ऑफ नॉलेज उस जमाने में। जी। तो संस्कृत को ये नहीं कहते थे संस्कृत केवल संस्कृत एक सब्जेक्ट था। जिस तरीके से इंग्लिश में आजकल बहुत सारी भाषा, बहुत सारे सब्जेक्ट की चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उस जमाने में भी संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसमें मैथमेटिक्स भी था, उसमें ज्योतिष भी थी, उसमें मीमांसा भी होती थी, उसमें ग्रामर भी होता था, उसमें फिजिक्स भी होती थी, उसमें केमिस्ट्री भी होती थी। तो संस्कृत एक मीडियम लैंग्वेज थी। तो उस मीडियम लैंग्वेज में जिस तरीके से कहा, तो उसमें मैंने ज्योतिष के आश्चर्यकारी नियमों को निकाल करके किस तरीके से उसमें संस्कृत लिटरेचर में फैले हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो वैदिक जो लिटरेचर है, उस वैदिक लिटरेचर में जो एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको निकालने की कोशिश की थी शुरुआत में। उसके बाद हालांकि पीएचडी उस सब्जेक्ट में मुझे नहीं मिली क्योंकि वो पूरी नहीं कर पाया था, मेरे गाइड का देहांत हो गया था इस वजह से। उसके बाद दूसरे संस्कृत में ही किए मैंने पीएचडी। अच्छा। तो आपने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं, मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा, 46 मैंने पुस्तकें। गिनी तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद 50 के करीब तो होंगी। ज्योतिष 50 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सभी पुस्तकें ज्योतिष की हैं। और आपने कब से लिखना, कब से शुरू करा था? उस हिसाब से कहें तो मैं 32 ईयर्स का हूँ इस समय। 82 में मैंने लिखना शुरू किया। क्वाइट अ फ्यू डेकेड्स अगो। हाँ। और आपने किन किन सब्जेक्ट्स पे लिखा, और इसमें से आपका ज्योतिष में जो रुझाव रहा, ज्योतिष के किस ब्रांच में आपका सबसे ज़्यादा रुझाव रहा? ज्योतिष में इनफैक्ट कोई ब्रांचेज है ही नहीं। ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है और संपूर्ण शास्त्र है। उसमें इस तरीके के ब्रांचेज बनाना या क्रीड के आधार पर या स्टेट्स के आधार पर से डिवीजन करना कि उत्तर प्रदेश की ज्योतिष है या ये आंध्र प्रदेश की ज्योतिष है, ये तो बहुत गलत तरीका है। लेकिन फिर भी ज्योतिष के जो मूल रूप से जो ग्रंथ हैं वो सारे पाराशरी ज्योतिष ही हैं और दूसरी कोई ज्योतिष दुनिया में है नहीं। जैमिनी भी पाराशर का ही एक पार्ट है और पाराशर ज्योतिष थे जो उन्होंने राशि दशाओं के आधार को लेकर के, आयु साधन वाली स्थिति को लेकर के उन्होंने स्पेसिफिक अपना जैमिनी सूत्र लिखा। इस तरीके का कहना कि जैमिनियन स्कूल है या पाराशर स्कूल है, मैं उसको फॉलो नहीं करता और मैं उसको बनता भी नहीं और मेरी समझ से बाहर है कि इस तरीके की बात क्यों करते हैं। जो लोग पीछे से जड़ से जुड़े हुए नहीं है जरा शास्त्र से, वही लोग इस तरीके की बात, इस तरीके का सवाल उठा सकते हैं, अदरवाइज सवाल ही बेमाने हैं। तो जड़ आप ज्योतिष की पराशर ही है और जैमिनी का आधार नॉट भी- पाराशर, वैदिक ज्योतिष है। वैदिक और ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजी के जितने सूत्र हैं वो वेदों में ही बताए जी। गए हैं, तो वेदों में से ही निकाले हैं उन्होंने, ऋषियों ने निकाले हैं, उसके आधार पर उन्होंने आगे बढ़ाया है इस ज्ञान को। समय समय पर उसमें अमेंडमेंट, समय समय पर उसमें संशोधन, समय समय पर उसमें परिवर्तन, परिवर्धन, एक्सपेंशन होता रहा है समय समय के हिसाब से। जब 18 ज्योतिष के प्रवर्तक बता दिए लोगों ने कि 18 ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, तो उनमें सबसे पहले प्रवर्तक तो ब्रह्मा जी हुए थे। ब्रह्मा जी के बाद पाराशर तक आए, उन्होंने कहा कलौ पाराशर स्मृता, कलयुग में पाराशर ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो पाराशर इस हिसाब से सबसे छोटे हैं। एस्ट्रोलॉजी के जितने वो प्रवर्तक हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी को प्रोपेगेट करने वाले जितने ज्योतिषी हुए हैं, जो ज्योतिषाचार्य ऋषि हुए हैं, उन्हें पाराशर तो इस हिसाब से सबसे छोटे बैठते हैं। उन्हें ब्रह्मा, यवन, च्यवन, विष्णु, मनु, विष्णु, इन सब के नाम लिए हैं। गर्ग जी। तो पाराशर जी खुद कहते हैं अपने पाराशर शास्त्र में कि मैंने गर्ग जी से सीखा था। गर्ग जी कहते हैं मैंने नारद से सीखा था। नारद जी कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी से सीखा था। तो इसका मतलब इसकी चेन, इसकी जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन कैसे आप कह सकते हैं कि पाराशर ज्योतिष है या जैमिनी ज्योतिष है? इट इज ऑलवेज वैदिक ज्योतिष, नथिंग एल्स। And it has been misconstrued and misrepresented. मिसअंडरस्टूड, मिसलेड एंड मिसगाइडेड। अच्छा, गाइडेंस की बात से सर, और
जो अब हम ज्योतिष विद्या की बात कर रहे हैं, जी। तो जो उत्सुक है ज्योतिष विद्या को सीखने में, वो किस स्तर तक इंसान सीख पाता है ये तो वो लिखवा के आया है, लेकिन जो उत्सुक हैं उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? वो किस तरह से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, ऐसी उनका जो सीखने का माध्यम है वो कहाँ क्या रहे, कहाँ से वो करें, वो थोड़ा सा गाइड करिए। क्योंकि आजकल सबसे पहले जो लोग ज्योतिष में जाते हैं, मैंने कई लोगों को सुना है, पूछते हैं वो ये सबसे पहले पूछते हैं हम पढ़ें क्या, हम सीखें कहाँ और हम जाए कहाँ सीखने के लिए। सबसे बढ़िया माध्यम मातृभाषा होता है। मदर टंग के में जो उनकी मदर लैंग्वेज में जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें जो पुस्तकें लिखी हुई हैं, उसको जो प्रारंभिक पुस्तकें, शुरुआती पुस्तकें उन्हें पढ़ें। और शुरुआती पुस्तकों में आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को पढ़ने के लिए बृहद पाराशर और शास्त्र अपने लाइब्रेरी में रखेंगे, बृहद जातक अपने लाइब्रेरी में रखेंगे, लेकिन उसके पहले के 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, जिसमें राशिशील दिया होता है, जिसमें राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं, जिसमें ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं, जिसमें बेसिक नॉलेज दी होती है, जो बेसिक फार्मूले दिए होते हैं, उन सबको सुन के ये तो बेकार की बात है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ से योगा शुरू हो जाते हैं वहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट सबसे पहले राशि चक्र का परिचय प्राप्त करने, एलिमेंट्री खगोल की का उसको ज्ञान होना चाहिए, सेलेस्टियल स्फीयर का उसको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद फिर किस तरीके से ग्रह मूव करते हैं, उनके ऑर्बिट्स क्या उसका पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज उसको होनी चाहिए। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी में आना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं। ज्योतिष सीखिए टाइप से बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, लर्न ज्योतिष 1 मंथ, इस तरीके की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो उस तरीके की पढ़ने के बाद जब रुचि पैदा हो जाए, थोड़ा सा ज्ञान आगे बढ़ जाए, तो उसके बाद दूसरी किताबें पढ़ना शुरू करें। तो उसमें सबसे अच्छी किताब बहुत 1956 में या लेट 50s में कभी लिखी गई थी, भारतीय ज्योतिष नेमीचंद्र ज्योतिष शास्त्री की थी, वो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई थी, वो काफ़ी चली थी पुस्तक, काफ़ी अच्छी किताब थी, उसको पढ़ना चाहिए। उस तरीके का हमारा पुस्तक है ज्योतिष सर्वस्व, उसको पढ़ना चाहिए। ज्योतिष सर्वस्व में फुल फ्लेजेड एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए सारे आइटम्स को बताया है। एस्ट्रोलॉजी भी बताई है, जन्मपत्री भी बताई है, प्रश्न भी बताया है, मुहूर्त भी बताया है, वास्तु भी बताया है, वर्षफल भी बताया है, और संहिता के कुछ सर्टेन विषय भी बताए हुए। तो फुल फ्लेजेड एस्ट्रोलॉजर को जो होना चाहिए, जिसको नॉलेज होना चाहिए, खाली जन्मपत्री देखना या कुंडली बना लेना या कुंडली में फलादेश कर देना ज्योतिषी होने का प्रमाण नहीं है। वरामीर कहता है कि संहिता पारदर्शी ज्योतिर्विद भवति। जो संहिता को नहीं जानता, संहिता का मतलब है कि जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इसको आप कहते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी संहिता का ट्रांसलेशन नहीं है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अलावा जो संहिता को जान, संहिता में जो होरा, संहिता और सिद्धांत तीनों का वेदता हो, तो सबसे पहले सिद्धांत का नाम आता है। सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन आती नहीं है। इवन आज के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, पंचांग को देखेंगे, एफएमआरआई को देखेंगे, वो पूछते हैं कि ये टाइम नक्षत्र के सामने लिखा हुआ है, इट इज एंडिंग टाइम और बिगिनिंग टाइम। सुन करके बड़ी कौप्त होती है, रेडिकुलस लगता है मुझे कि उनको पता होना चाहिए कि पंचांग में लड़कों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऑलवेज एज ए मैटर ऑफ रूल द एंडिंग टाइम इज बीइंग गिवन इन ऑल एफएमआरआई एंड पंचांग। वो जानते ही नहीं इस बात को। तो इस तरीके की जो मिसगिविंग्स हैं जो चली आ रही हैं पीछे से, तो उन सबको दूर करने के लिए पहले सिस्टमेटिक ढंग से शुरुआती उस स्तर से ज्योतिष की शिक्षा दी जानी चाहिए, तरीके से उसकी शिक्षा दी जाए, सिस्टमेटिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से दी जाए तो अच्छा है। जैसे नर्सरी से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं, किसी खास सर्टेन प्राइमरी लेवल से किसी चीज़ को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आजकल क्या है कि लोग इंस्टेंट लाइफ के कामना में क्या करते हैं कि बहुत जल्दी हमें तो चुटकी भर में, चुटकी बजाते ही हमें कुछ ऐसे फार्मूले पता लग जाए कि हम लोगों को गिमिक्स में लेकर के और उसको सीधे सीधे प्रभावित कर दें। वो अपने फेलियर्स को टेस्ट नहीं करते, अपनी अच्छाइयों से, सफलता से अपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और अपने फेलियर्स को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना, शास्त्र को, किसी भी शास्त्र को सीखने के लिए 4 बातें बताई गई शास्त्र में। सबसे पहले अध्ययन करो, अधीति। अध्ययन का मतलब अधीति। पहले सेल्फ स्टडी करिए, टीचर से स्टडी करिए, प्रॉपर स्टडी करिए किसी सब्जेक्ट को। अधीति के साथ साथ बोध साथ साथ चलना चाहिए। बोध का मतलब है कि उसका ग्रास्प करके आप उसको किस तरीके से, कितना आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में या अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसको देखिए, अधीति बोध। फिर उसके बाद आचरण करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जो लिखा हुआ है सही है या गलत है, या ये कहाँ तक सही है, या आज के ज़माने में ये कहाँ तक सही है। अधीति बोध आचरण, और उसके बाद प्रचार करिए, उसके बाद दूसरों को सिखाइए। लेकिन आजकल होता क्या है, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि घूम फिर कर शहर को तुम देख लो पहले जरा, फिर शुरू करना बताना दूसरों को रास्ता। आजकल होता है नहीं, शहर की गलियों को पता नहीं होती और रास्ता बताना शुरू कर देते हैं, गाइड बन जाते हैं। तो उनके क्या कहिए, तो ज्योतिष के लिए समस्या इस तरीके की पैदा होती है सदा। सर, जो आपने बात कही है उनसे 2 प्रश्न उठते हैं। बिल्कुल उठाइए। पहला तो
ज्योतिष का उद्देश्य क्या है? आमतौर पे लोग प्रिडिक्शन ज्योतिष का उद्देश्य मान लेते हैं, सही है या नहीं मैं आपसे पूछूंगी। और दूसरी बात, ज्योतिष सीखने का सही पात्र कौन है, शास्त्रों के अनुसार और आपके अनुभव के अनुसार? तो पहला प्रश्न जो था कि ज्योतिष का उद्देश्य। ज्योतिष का उद्देश्य तो मानव कल्याण ही है। मैं सदा से कहा करता हूँ कि इसी संसार में रहने वाले ऋषियों ने इसी संसार के लौकिक नियमों के आधार पर इसी संसार में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए ज्योतिष शास्त्र का इन्वेंशन किया था, ज्योतिष शास्त्र को तैयार किया था, ज्योतिष शास्त्र को निकाला था। तो किसी भी शास्त्र का, किसी भी नॉलेज के किसी भी फील्ड का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य होता है शुभ और लाभ। बड़ा सीधी सी बात है कि एक छोटा सा दुकानदार भी अपने दुकान पर जब दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो अपने गले के इधर शुभ लिखता है, इधर लाभ लिखता है। राइट हैंड पर शुभ लिखता है, लेफ्ट हैंड पर शुभ लिखता है सबसे पहले, और राइट हैंड पर लाभ लिखता है। इसका मतलब है कि शुभ फर्स्ट है, शुभ उसके लिए प्रोविडेंट है, शुभ इंपॉर्टेंट है और मैनकाइंड, और लाभ उसका सबऑर्डिनेट है, लाभ उसका बाद में आएगा। प्रिंसिपल मोटिव जो है शुभ होना चाहिए और लाभ बाद में होना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, लाभ ज्यादा होना चाहिए, शुभ दूसरों का होता हो तो हुआ करे, नहीं होता हो तो कोई बात नहीं, हमको क्या परवाह है। तो इससे काम क्या चलता है? तो शुभ लाभ के लिए ही सारी चीजें बनाई। अब आप पूछे मेडिकल साइंस किस लिए बनाई? मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की शुभता के लिए। लेकिन लाभ उसको प्राप्त नहीं होगा तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा, खाना कैसे खाएगा? इसलिए बहुत जरूरी है शुभ और लाभ का संबंध में, इसमें कॉम्पेटेबिलिटी, इसमें प्रोपोर्शन ठीक से होना चाहिए। जब रोजी रोटी के साथ कोई चीज, कोई सब्जेक्ट जुड़ जाता है तो उसमें अगले पिछले बहुत दरवाजे खुल जाते हैं प्रवेश के लिए, अनधिकारी व्यक्ति भी प्रवेश करने लगते हैं। तो सबसे पहले ऐसे अधिकारी को तय होना चाहिए कि केवल रिटायरमेंट के शगल के तौर पर देखने के लिए, रिटायरमेंट में टाइम पास करने के लिए हम ज्योतिष सीख रहे हैं। तो ऐसे लोग आएंगे तो क्विक सी पैदा होंगे, तो डॉक्टर्स कहाँ पैदा होंगे? उद्देश्य तो यहाँ तक है। और कैसे सीखना चाहिए, और वो मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा सवाल आपका था वो भूल गया मैं क्या कह रहा था। ज्योतिष का पात्र सही, ज्योतिष का सही पात्र कौन है? तो भाई सीधी सी बात है, किसी भी ज्ञान को पाने का पात्र क्या है? बंदर के हाथ में कलम दे देंगे तो वो तो आंख भी फोड़ सकता है, प्रहार भी कर सकता है। लेकिन यदि किसी समझदार आदमी के हाथ में कलम आएगी तो वो अच्छा साहित्य भी लिखेगा, लोगों को मार्गदर्शन के लिए रास्ता भी दिखाएगा, अच्छी लिटरेचर भी लिखेगा, अच्छी पोएट्री भी लिख सकता है, अच्छे सब्जेक्ट पर अच्छी किताबें भी लिख सकता है। तो हर एक चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव यूज है। जिस तरीके से दवा खा करके हम इलाज भी कर देते हैं, व्यक्ति के रोगों को दूर भी कर देते हैं, उन्हीं दवा को लोग आत्महत्या के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कानून लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उन कानून का मिसयूज करके हम उन दूसरों का गला दबाने के लिए उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हर एक चीज के नकारात्मक और सकारात्मक प्रयोग है। तो ज्योतिष के भी इसी तरीके से सकारात्मक नकारात्मक प्रयोग है। तो सबसे पहला पॉइंट ये उठ करके आता है कि जिनकी सकारात्मक अप्रोच हो, जो संसार का कल्याण करना चाहते हो, लोगों का कल्याण करना चाहते हो, ईमानदारी से, प्रोस्टिट्यूशन ना करते हो प्रोफेशन के साथ, उन लोगों की एंट्री बंद होनी चाहिए। जो संसार के कल्याण के लिए ना हो, देश के कल्याण के लिए ना हो, समाज के कल्याण के लिए ना हो, कम से कम आसपास के अपने इलाके के लोगों को सही गाइड करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए इस शास्त्र में प्रवेश करें। तो उन्होंने कहा, पराशर ने और बृहद संहिता में वराहमिहिर ने क्लियर कट कहा कि ज्योतिषी होने के क्या गुण हैं, अच्छा ज्योतिषी होने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लंगोट का सच्चा और जुबान का पक्का होना चाहिए। बड़ी आम भाषा में बात थी। जब मैं अपने गुरु के पास 5 साल की उम्र, 6 साल की उम्र में पिताजी अपने गुरु जी के पास मुझे ले गए थे सिखाने के लिए कि इसको एक बार जरा गुरु मंत्र दीजिए, इनिशिएट आप कर दिया, आगे मैं बता दूंगा। तो उस समय उन्होंने कहा 2 दिन तक तो मुझे बैठाए रखा जमीन पर, बोरा लेकर के, वो आसन घर से लेकर के जाते थे, बोर लेकर बैठे रहो, संध्या वंदन करते रहो और जब करते रहो बैठे रहे। हम बोर हो गए। उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बड़े कड़वे शब्दों में मुझसे गुस्से में पूछा ज्योतिष सीखोगे? तो हमारे पिताजी पीछे खड़े थे, उन्होंने कंधे को हाथ लगाया, बोला गर्दन हिला दी। हमने जी अच्छा। तो बोले लंगोट के सच्चे और जुबान के पक्के रहोगे। अब उस 6 साल की उम्र के बच्चे को लंगोट का पक्का होने का अर्थ क्या समझ में आए? उसका मतलब था कैरेक्टर का पक्का होना, अपने कैरेक्टर पर मजबूत रहना, इधर उधर की बात मत सोचना, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, एक रास्ता पकड़ कर चलना। ये नहीं कि आज तुम टाइम पास करने के लिए ज्योतिष सीख रहे हो और कल ज्योतिष छूट करके भाग जाओ, फिर दूसरे फील्ड में ज्यादा लाभ देख करके वहां चले जाओगे। लाभ की कामना से मत आओ। बोला जी हाँ। हमने पिताजी ने कहा हाँ बोलो, हमने कहा हाँ बोल दी कि जुबान के पक्के रहेंगे। तो सत्य वचन होना चाहिए। युधिष्ठिर सच बोलना हिंदुस्तानी संस्कृति में लाउड है, लेकिन पूरी तरीके से झूठ बोलना कतई लाउड नहीं है। युधिष्ठिर सच कई बार बोलना पड़ता है। अच्छे डॉक्टर सर्जन भी पेशेंट को तसल्ली देने के लिए प्लेसिबो का इस्तेमाल करते हैं।
तो उस तरीके का प्लेसेबो प्रोफेशन में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सरासर झूठ बोलना और सरासर निराधार बातों को प्रसिद्ध करना गलत होता है। इसलिए सबसे पहले शास्त्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, ये इन बातों को छोड़े तो इंसान का इंसान के प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, वही लोग ज्योतिष में आए। दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि शास्त्र का बेचा होना चाहिए। शास्त्र को पहले पढ़िए, वो 4 बातें मैं पहले बता चुका हूँ। अध्ययन करिए, समझिए, एक्सपेरिमेंट करिए और उसके बाद उसका प्रचार करिए। ये 4 रास्ते, चार डोर्स हैं, 4 सोपान हैं, 4 स्टेप्स हैं। इन चारों स्टेप्स में से सीधे छलांग लगा करके चौथे स्टेप पर पहुंच जाने वो लोग क्या करेंगे? तो स्थिति यहाँ आ जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि न पार्षद भीरू, जो सभा में बैठ करके भीरू ना हो, जो सभा में बैठ करके हर एक सवाल का जवाब दे। वो ये ना कहे कि क्वेश्चन आर नॉट अलाउड विद इन द क्लास। लेक्चर दे रहे हैं लेकिन बीच में कोई सवाल पूछता है, सवाल अलाउड नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। न पार्षद भीरू, सभा में पार्षद वाले परिषद में बैठ करके भीरू डरना, डर के मारे उसका दिल की धड़कन ना बढ़ जाए कि हाय कोई मुझसे ऐसा सवाल ना पूछे जो मुझे ना आता हो। अरे भाई नहीं आता तो कल बता देना, देख करके बता देना। आप कह देना कि मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सवालों से ना डरें। तो सवालों से डरने वाले लोग ज्योतिष के फील्ड में ना आए। फिर उन्होंने कहा कि सत्यवाक, सत्य वचन, जुबान में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अनसूया होनी चाहिए, दूसरे को देख करके जेलसी ना होनी चाहिए कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है, उसके बच्चे के 95% नंबर आ रहे, मेरे बच्चे के 90 क्यों आए। अनसूया, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे क्या परेशानी है आपको, जो कर रहे हैं करते, वो अपना काम आप ईमानदारी से करिए। आप अपने आप को सुधारिए तो जग अपने आप सुधर जाएगा। सब लोग ये तय कर लें कि हम अपने आप को सुधार लेंगे तो जग अपने आप सुधर जाएगा। दूसरों को सुधारने के बजाय सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिषी बनने के लिए, नहीं किसी भी शास्त्र में विधिवत आगे बढ़ने के लिए, चाहे कोई भी साइंस हो, वो ज्योतिष के ऊपर ही लागू नहीं होती ये बात। सत्यवाक, अनसूयता, और लंबे समय तक टिकने वाला हो। 3-3 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने आते हैं, उसमें भी आधी क्लासेस बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, हम बन गए ज्योतिषी, वहाँ से आए हम पढ़ करके। तो क्या तो पढ़े होंगे और क्या पढ़ाएंगे और क्या बताएंगे, ये तो भगवान जाने या उनसे निपटने वाले लोग जाने जिनका उनसे वास्ता पड़ता है। चलिए सर, और जो सवाल आते हैं लोगों से इसी के रिलेटेड, किसी ने पूछा था सवाल के इसका क्या, जो आपने अभी पॉइंट्स रखे हैं जो शास्त्रों में कहे गए हैं, सही पात्र कौन है ज्योतिष सीखने के लिए, कि जो संस्थान ज्योतिष सिखाती हैं क्या उनको पात्रों को जांच कर फिर उनको एडमिशन देना चाहिए? क्या उनकी पत्री देखनी चाहिए, कुंडली देखनी चाहिए? किस बेसिस पे एजुकेशन डिसेमिनेट करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस को? पत्री देख करके एडमिशन देना तो थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन योग्यता शिक्षा प्राप्त करने की सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। यदि किसी को बेसिक नॉलेज है, जिस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम शुरू किए जाते हैं सब जगह, और कैपिटेशन फीस दे करके किसी योग्य और कैपेबल आदमी की सीट को खराब नहीं किया जाता, तो उसी तरीके से संस्थानों का कर्तव्य है कि भाई वो चेक करके एडमिशन दे। उन लोगों की प्राथमिक योग्यता तो कम से कम उनके अंदर होनी चाहिए, और नहीं तो रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनका वर्गीकरण करके, उनको क्लासीफाई करके ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्लासेस में रखें। ये प्राथमिक, ये इनिशियल स्टेज की कक्षा है, ये उससे ऊपर की है, ये उससे ऊपर की है, तो इस तरीके से डिवीजन करके वो रखें। तो ये तो उनका काम है, संस्थानों का काम है कि वो इंटरव्यू लेकर के या परीक्षा लेकर के या एंट्रेंस टेस्ट लेकर के एडमिशन देती हैं या कैसे देती हैं। मैं संस्थाओं को से संबंधित नहीं हूँ। जी जी, ठीक है सर, अब हम एक एक करके टॉपिक्स पे चलते हैं। जो सवाल हमारे पास आए हैं फोरम से, उन सवालों को एक एक टॉपिक वाइज हम लेते हैं।